हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज की बड़ी खबर है, जमाल खाशोगी के 2 बेटों ने सऊदी अरब सरकार से शव मांगा है अपने पिता जमाल खाशोगी का, और कहा है कि उन्हें शाह सलमान के उस आश्वासन पर विश्वास है कि हत्यारों को सजा मिलेगी। ये बात उन्होंने CNN के साथ इंटरव्यू में अमेरिका में रहते हुए कही है। इस पर चर्चा करेंगे अंत में। दूसरी खबर है, चीन ने पाकिस्तान के शांति प्रयासों को सराहा और ये कहा कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से वार्ता आरंभ करे और सभी समस्याओं पर बात करे। कश्मीर पर उन्होंने कोई बात नहीं कही है, कश्मीर का नाम नहीं लिया है। इमरान खान चीन यात्रा पर हैं और उस यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही गई है, यानी पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि वो किसी तरह से भारत को समझाए कि बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब से पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकती। उससे पहले भारत ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए। उसमें 2 बार चीन उसका विरोध कर चुका है और पाकिस्तान भी अब पिछले दिनों जब से इमरान खान आए हैं, उन्होंने कुछ चीजों पर भारत के विरुद्ध एक सख्त रवैया अपनाया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान ने चीन से कहा है कि वो किसी तरह से भारत को समझाए ताकि बातचीत आरंभ हो सके। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इमरान खान को सऊदी अरब ने यमन जंग खत्म कराने के लिए मध्यस्थ बनने की बात कही है और पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि वो भारत से बातचीत करने का कोई माहौल बनाए। इसलिए दोनों देशों का जो ये भेंट हुई है इमरान खान की वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और वहां के प्रधानमंत्री से भी जो मीटिंग हुई है, जिनका नाम है ली केक्विंग, उनसे बातचीत की है। अभी जिस तरह से पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा था कि $6 अरब चीन पाकिस्तान को देगा, चीन ने उसका कोई आश्वासन नहीं दिया है और कहा है कि इस पर बातचीत होगी कि किस तरह से सहायता दी जाए। लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि चीन कोई बड़ी रकम देने वाला है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से बड़ी विफलता है कि इमरान खान ये कहते हुए कि पिछली सरकारों ने हालत खराब छोड़ी है देश की और वो मित्र देशों से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं देश को चलाने के लिए, और पाकिस्तान को सऊदी अरब से पिछले दिनों $6 अरब का बेल आउट प्लान मिला था, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा लगता है कि वो खाली हाथ वापस आ रहे हैं। तीसरी बात जो इसमें है वो ये कि शंघाई में आज से एक आयात का नुमाइश आरंभ हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके अलावा कीनिया, वियतनाम, लाओ, इन देशों के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 3600 कंपनियां विदेशों से आई हुई हैं जो आयात एक्सपो यानी नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। ये बहुत कम होता है, आमतौर पर निर्यात के लिए नुमाइश लगाई जाती है, लेकिन चीन ने आयात की नुमाइश लगा करके एक अलग से काम किया है और शायद उन्होंने निवेश के लिए भी एक रास्ता बनाने का प्रयास किया है। अब तीसरी खबर पर हम चलते हैं कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप मई में ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने की घोषणा की थी, उन्होंने अगस्त में पहले राउंड के सैंक्शन ईरान के खिलाफ लगाए थे और कल 4 नवंबर थी। 4 नवंबर एक ऐसी हिस्टोरिकल डेट है, ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसको 4 नवंबर को ईरान भी अच्छी तरह से याद रखता है और अमेरिका भी। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया में एक लेख लिखा है जिसमें उनका राइटर का नाम है रमजान अल सादी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 4 नवंबर को ही क्यों चुना, ये बात समझने की है।
पोम्पियो, जो माइक पोम्पियो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 39 वर्ष पहले हमारे 50 राजनयिकों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। ये वही 4 नवंबर थी 1979, जिस साल शुरू में ईरान में इस्लामिक क्रांति कामयाब हुई थी। 444 दिन तक 50 अमेरिकी राजनयिक ईरान के क्रांतिकारी जो स्टूडेंट्स थे उन्हों के बंधक बने हुए रहे। और ये वाकया 20 जनवरी, फिर उसके बाद में जब ये 444 दिन के बाद 20 जनवरी 1981 को उन्हें छोड़ा गया था। राजनयिक कोशिशें हुई। अमेरिका ने इससे पहले एक और कोशिश की थी जो बहुत ही दिलचस्प थी। 24-25 अप्रैल 1980 के बीच की जो रात थी, उसमें उस समय के राष्ट्रपति ने एक सैनिक ऑपरेशन की तैयारी की थी, जिसमें 7 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे कि रातों रात किसी तरह से उन बंधकों को छुड़ाया जा सके तेहरान से। लेकिन तबस एक रेगिस्तान है, वहां पर अमेरिका के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए थे और उनका ये प्रयास भी विफल हो गया था। तो ये 4 नवंबर अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी एक तरह से तारीख है। और ईरान भी हर साल 4 नवंबर को साम्राज्यत के विरोध में प्रदर्शन करता है। और कल तेहरान में जो अमेरिकी दूतावास का जो पूर्व दूतावास जिसे कहें, उसका जो भवन है, जो बिल्डिंग है, उसके सामने सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसको अमेरिका के जो एम्बेसी थी, उसको वहां पर जासूसों का अड्डा कहा जाता है और अब उसको म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। इस म्यूजियम के सामने जहां अमेरिका की एक भयानक तस्वीर और खास तौर पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे न्यूयॉर्क में लगाया गया है, उसको इस तरह से दिखाया गया है जिसमें कि अमेरिका का एक भयानक रूप दिखाया गया है। वहां सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद और एक नारा है जिसको कहते हैं है हाथ मिन्नत जिल्ला। ये अरबी का नारा है और इसका मतलब है अपमान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका पाबंदियां लगा करके समझ रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और ईरान का तेल निर्यात जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले 8 देशों पर पाबंदी उन्होंने ना लगाने का फैसला किया है, छूट देने का फैसला किया है, जिसमें भारत को भी छूट मिली है कि मार्च 2019 तक ये अपना तेल का आयात जारी रख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, जो वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बहराम कासमी ने भी जो परसों बात कही थी, वो ये कहा था कि हम पे इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा है। तो ये एक तरफ पोम्पियो साहब कह रहे हैं कि हमें जो है उसका हमें याद रखना है और ईरान को सबक सिखाना है कि वो और दूसरे देशों में अपनी इलीगल एक्टिविटी, उन्होंने एक तरह से वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो आतंकवाद को फैलाता है ईरान, और खासतौर पर यमन, बहरीन, सीरिया, इराक, इसमें जो इन्फ्लुएंस बकौल उनके जो अमेरिका जिस तरह से कहता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, साथ साथ ये भी कहता है कि आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। ईरान चूंकि इजराइल के मजालिम के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, मॉरल सपोर्ट करता है, या जिस तरीके से भी वो सपोर्ट करता है, वो खुल के सपोर्ट करता है, उसको ये कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना लाजमी है। और ये पाबंदियां लगाई गई हैं ईरान पर और फिर से एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश है। लेकिन वहां की जनता ने जिस तरह से पूरे देश में 1000 जगह शहरों, गांवों में सब जगह प्रोटेस्ट किए हैं, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये कहा है कि हम अपमान के साथ नहीं जी सकते। तो अब
इसके बाद जो बात खास तौर पर कहने की है वो ये है कि अमेरिका दबाव डालता है, धमकियां देता है, जो धमकी में आ जाता है उस पर वो जो चाहे कार्रवाई करें, उनके सरकारों को अपने असर में लेकर के अपने फायदे के फैसले कराएं और जो देश उनके दबाव में नहीं आता उसको फिर छूट देनी पड़ती है। अब मैं चलता हूं इससे अगली खबर पर जो जापान से है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी है, उसमें कहा है कि अमेरिका और जापान एक सेंकाकुश द्वीपों की श्रृंखला है जो उन्होंने अमेरिका और जापान ने एक प्लान तैयार करने की तैयारी की है जिससे कि इन द्वीप श्रृंखलाओं को, इन आइलैंड्स को चीन से सुरक्षित कर सके और इसके लिए एक संयुक्त सैनिक कार्रवाई की तैयारी है जिसके लिए वो कहते हैं कि हम मार्च 2019 तक तैयारी कर लेंगे। तो ये हर क्षेत्र में अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाहता है, अपनी मुदाखलत चाहता है। वहां पर भी नॉर्थ साउथ कोरिया और जापान, उससे अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। नॉर्थ कोरिया जिससे पिछले बार मुलाकात भी हुई थी वहां के राष्ट्रपति से ट्रंप साहब की, उसके बाद अभी कोई बात सामने नहीं आ रही कि वहां किसी तरह की शांति प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी या नहीं। अब मैं चलता हूं अंतिम हिस्से में अपने कार्यक्रम के, उसी पहली खबर पर चर्चा करने के लिए। जमाल खाशोगी जो सऊदी पत्रकार हैं, उनके दो बेटे सलाह और अब्दुल्ला, उन्होंने अमेरिका में CNN को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, बल्कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने पिता का शव मिलना चाहिए और हम उसको उनकी डेड बॉडी को इस्लामी तरीके से दफन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मदीना की जो बकी कब्रिस्तान है, जिसे आमतौर पर जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवारजनों के और उनके सहाबा जो साथी थे उनकी भी कब्रें वहां पर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। इन दोनों बेटों का कहना है कि हम चाहते हैं कि मदीना में उनकी डेड बॉडी को दफन कराया जा सके। और उन्होंने एक बात और कही है, इस इंटरव्यू को मैंने पूरा देखा है CNN पर। इसमें जो दो बेटे हैं सलाह और अब्दुल्ला, ये हिम्मत नहीं कर रहे किसी भी बात को सऊदी अरब की सरकार के विरोध में कोई बात बोलने की। दो बातें एक तो कही हैं, एक बेटे ने कहा कि मैं तो इसे सिंपल तरीके से देखना चाहता हूं कि उनकी मौत हो गई, वो हत्या का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि जो किंग सलमान ने उन्हें आश्वासन दिलाया है हत्यारों को सजा देने का, उस पर उन्हें जरूर सजा मिलेगी। तो ये अमेरिका में रहते हुए भी अपनी बात उस तरह से खुल करके नहीं कह रहे। अभी पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि शाह सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलाने के लिए उन्हें रियाद में महल में लाया गया था और उन्हें कॉन्डोलेंस पेश की थी, सांत्वना दी थी और उनके साथ एक तरह से तसलियत और उनको सब्र करने की तलकीन दी थी। और ये भी कहा था कि हम जो गुनहगार हैं, जो हत्यारे हैं, हम उनको जरूर सजा दिलाएंगे। और ये एक और बहुत ही खास बात कही है उनके बेटे ने कि जमाल खाशोगी की जो इमेज बनाई गई वो ये कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ थे या उनके समर्थक थे। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत ही मॉडरेट थे और वो सऊदी अरब को तरक्की होता हुआ देखना चाहते थे, विश्व समुदाय के साथ तरक्की करते हुए देखना चाहते थे। और इसके अलावा एक और बड़ा वाकया हुआ है, आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ महीनों में, बल्कि लगभग एक साल पहले सऊदी अरब में सैकड़ों इंपॉर्टेंट लोगों को, जिनमें बहुत से प्रिंस भी थे, खुद आले सऊद से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे और बहुत से कारोबारी लोग थे, बिजनेसमैन थे। उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम था अल वलीद अल तलाल।
ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अमेरिका में और विदेशों में बहुत पैसा लगा हुआ है। वो भी उस होटल में बंद थे जिस 5 स्टार होटल में बहुत लोगों को बंद किया गया था। उसके बाद अल वलीद अल तलाल को हाउस अरेस्ट रखा गया था। 1 साल गुजरने के बाद परसों यानी सैटरडे में उनको छोड़ा गया और कल उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ये बात कही है कि खाशोगी की हत्या की जांच के अंत में जो रॉयल फैमिली है, जो एमबीएस हैं, क्राउन प्रिंस या शाह सलमान, ये बेगुनाह साबित होंगे। तो ये एक तरह से सऊदी अरब की तरफ से भी मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें उनके दोनों बेटों का CNN को इंटरव्यू और फॉक्स न्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत ही पसंदीदा चैनल है और सऊदी शहजादा भी अक्सर फॉक्स न्यूज पर ही इंटरव्यू देता है, उसी फॉक्स न्यूज पर आप समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसी फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू कराया जाता है प्रिंस अल वलीद अल तलाल का और वो ये कहते हैं कि खाशोगी की हत्या की जांच के नतीजे में रॉयल फैमिली पाक साफ बेगुनाह साबित होगी। लेकिन उसके साथ साथ तुर्की का एक अखबार है सबाह, उसने खाशोगी के शव के टुकड़ों की बात कही है कि दूतावास से उनके शव के टुकड़ों को सूट केसेस में रख करके कौंसल जनरल जो वहां के सऊदी अरब के थे मोहम्मद उतैबी, उनके घर पर ले जाया गया था। तो ये बात सबा अखबार ने, जो कि आमतौर पर सरकार से काफी नजदीक समझा जाता है, उन सोर्सेज को की इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर उसने लिखा है कि खाशोगी के शव के टुकड़ों को सूट केसेस में पैक करके वाणिज्य दूतावास से निकाला गया था। तो अभी क्या क्या दाव पेच नजर आएंगे, क्या इसमें गुत्थी सुलझेगी या और उलझेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुर्की अपनी जांच को कहता है कि हम जांच जारी रखेंगे, सारी हकीकतें सामने लाएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी मीडिया कैंपेन के जरिए अपने रॉयल फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात कह रहा है कि 15 लोग गए थे, 2 हवाई जहाजों में लोग गए थे, उन्होंने उनका कत्ल किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया है। उन्हें ये इख्तियार नहीं था, उन्हें चाहिए था कि वो उसे वापस लाते या उसे एक तरह से तैयार करते जमाल खाशोगी को कि वो स्वदेश आ जाए, लेकिन उन्होंने कत्ल किया, गुनाह किया। हम उनकी जांच करेंगे और गुनाहगार को सजा दिलाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सूत्र हैं, बहुत सी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने और कई यूरोपीय देशों के नेताओं ने यह बात कही है कि बगैर क्राउन प्रिंस एमबीएस की इसमें शमूलियत के, बगैर उनके हुक्म के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता कि खाशोगी को दूसरे देश की जमीन पर जाकर के कत्ल किया जा सके। तो मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, नजर दुनिया पर वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करें, उसके बाद घंटी नजर आएगी उसे क्लिक करें। और आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।